एपिसोड स्टार्ट होता रायजुन का इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। उससे सवाल पूछे जा रहे थे, इतने वक्त बाद, इंजरी ठीक होने के बाद आपका फर्स्ट कंपटीशन होने वाला है, आपको कैसा लग रहा है? रायजुन कहता है कि ज्यादा अच्छा नहीं। तभी उसकी मॉम बात बदलते हुए कहती हैं, मेरे बेटे का हाल ही में एक एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसके बावजूद वो हिम्मत दिखाकर यहाँ पर आया। उससे ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन इन सवालों का जवाब उसकी मॉम दे रही थी। रायजुन की नजरें तो सिर्फ दरवाजे के ऊपर टिकी हुई थी और वो सोच रहा था, मेरी नजरें अभी भी उसी ओर जा रही हैं। क्या मैं अभी भी किसी चीज की उम्मीद कर रहा हूँ? बल्कि मुझे कितनी बड़ी निराशा मिली है। मैं सच में कितना ज्यादा बेकार हूँ। तुमने कहा था कि तुम नहीं आओगी, तो फिर मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूँ? फिर रायजुन से लास्ट सवाल पूछा जाता है कि आज के कंपटीशन के बारे में आपकी क्या राय है रायजुन? रायजुन कहता है कि मुझे लगता है कि ये मेरी लास्ट परफॉर्मेंस होगी। उसकी मॉम कहती है, रायजुन हमेशा अपना बेस्ट देता है, अब चलिए इंटरव्यू को खत्म करते हैं क्योंकि उसे वार्म अप करना है। दूसरी तरफ वूरी को देखते हैं, जो कि हानबिन को कॉल कर रही थी, लेकिन उसका फोन बिजी बता रहा था। हानबिन उसे मैसेज करता है कि मुझे माफ कर देना यूरी, कुछ अर्जेंट आ गया था, इसलिए मैं तुमसे कभी बाद में मिलता हूँ, मुझे माफ कर देना। वूरी सोचने लगती है कि ये तो अच्छी बात हुई ना, अब मैं रायजुन के परफॉर्मेंस को देखने जा सकती हूँ। लेकिन आखिर किस तरह की सिचुएशन आई होगी जो कि उन्हें प्लान कैंसिल करना पड़ा। दूसरी तरफ हानबिन को देखते हैं, जो कि भागते हुए एक कैफे में आता है और वहाँ पर जिमिन बैठी थी, जिसने उसे फोन करके बुलाया था। जिमिन कहती है, मैंने तो नहीं कहा था कि कुछ जरूरी काम है, तो तुम इतने हड़बड़ाहट में क्यों आए? हानबिन कहता है कि मैं जानता हूँ कुछ जरूरी नहीं था, लेकिन तुम कॉल करती नहीं हो, इसलिए मैं जल्दी आ गया। वो सोचने लगता है कि उस दिन से ये पहली बार है कि इसने मुझे फोन करा है। वो स्कूल भी आई थी और यहाँ पर मुझे फोन करके बुलाया, आखिर क्या हुआ होगा? वो जिमिन से कहता है, क्या कुछ हुआ है? जिमिन कहती है कि अगर कुछ हुआ होता तो मैं तुम्हें क्यों फोन करती? हानबिन कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुमने मेरा नंबर डिलीट कर दिया है। जिमिन कहती है, मैंने कर दिया था, अफसोस मेरी याददाश्त 7 साल पुराने इस नंबर को भूल नहीं पाई। जो चीज तुम्हें याद हो जाती है उसे भुलाना मुश्किल होता है। हानबिन कहता है, तुमने अपने बाल काट लिए। जिमिन कहती है कि कुछ गलत मत समझना, मैंने तुम्हारी वजह से नहीं काटे। हानबिन कहता है कि अच्छा ठीक है, तो बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया? जिमिन कहती है कि ज्यादा जरूरी तो कुछ नहीं था, बस मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था, और ये जीहो के बारे में है, उसके साथ कुछ तो चल रहा है। दूसरी तरफ जीहो को देखते हैं, जो कहती है, मॉम मैं खुद कर लूंगी। उसकी मॉम कहती, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। लेकिन जीहो उनसे शूज लेकर उसे खुद फिक्स करने लगती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम बहुत प्यारी हो जीहो, खुद पर ज्यादा जोर मत डालना, ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हें नंबर 1 आना है। जीहो सोचने लगती है, क्यों? अगर मैं नहीं जीती तो क्या आप मुझसे इसे छोड़ने के लिए कहेंगी? और आप मेरी परफॉर्मेंस देखती हैं तो आपके चेहरे पर हमेशा फिक्रमंदी रहती है, इसीलिए मुझे अवार्ड जीतना है ताकि मैं आपको प्रूव कर सकूं। फिर वो अपनी मॉम से कहती है कि आप जा सकती हैं, आप बहुत बिजी होंगी वैसे भी। उसकी मॉम कहती है, कैसी बात कर रही हो? कौन सी मॉम अपनी बेटी की परफॉर्मेंस अटेंड नहीं करेगी? वैसे भी हाई स्कूल के अंदर ये तुम्हारी लास्ट परफॉर्मेंस है। और जीहो सोचने लगती है, मैं इस बात से थक गई हूँ कि मॉम कब तक पूछेंगी कि मैं कब तक ये करने वाली हूँ। मैं एक बोझ हूँ जो कि बस पैसे खाए जा रही हूँ, और मेरा डांस छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। मैंने आज पूरी तैयारी करी है क्योंकि मुझे रायजुन की साइड पर रहना है। दूसरी तरफ रायजुन को देखते हैं, जिसकी बारी आने वाली थी और वो सोच रहा था, ये जगह इतनी जानी पहचानी है कि यहाँ पर आना बोरिंग लगता है, और पैरों में मेरे जो सेंसेशन फील हो रही है वो भी कुछ नया नहीं है। मैं वो सब कुछ स्टेज के ऊपर दिखाना चाहता हूँ जो कि मैंने अब तक अपने अंदर दबा कर रखा था। जो परफॉर्मेंस चल रही थी वो सियोनवू की थी, वो खत्म हो जाती है और रायजुन का नाम लिया जाता है। सियोनवू जाने से पहले रायजुन को गुड लक कहता है। रायजुन स्टेज पर आ जाता है और सोचने लगता है, जब भी मैं अपना सर उठाता हूँ तो मेरी नजरें जाकर सामने बैठी उन 2 नजरों से मिल जाती हैं। आसपास सब कुछ धुंधला होने लगता है, ऐसा लगता है इस जगह पर सिर्फ हम दोनों बैठे हैं। शुरुआत से ही मेरी बस सोलो परफॉर्मेंस थी जो कि मैं मॉम के लिए कर रहा था। फिर उसे वूरी की बात याद आती है, जब वूरी ने कहा था कि तब भी अगर तुम्हारा मन नहीं करेगा मैं तुम्हारा ह्यूमैनिटीज क्लास में ट्रांसफर करवा दूंगी। और स्टेज के बीच में से वूरी के चिल्लाने की आवाज आती है। रायजुन उस तरफ देखने लगता है, वूरी सबसे सॉरी बोलने लगती है और सोचने लगती है, आखिरकार मैं सही वक्त पर आ गई। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं हानबिन सीनियर से पूछ पाऊँ कि क्या हुआ, और मुझे लगा भी नहीं कि ऐसी चीज मुझे उनसे पूछनी चाहिए। मैं इतनी सी चीज भी नहीं पूछ सकती। ऐसे पल में मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस हो रहा है। मुझे उनको टेक्स्ट भेजने में हिचकिचाहट महसूस होती है, लेकिन रायजुन ने मेरा वेलकम करा, बल्कि मैं बिन बताए आ गई। लेकिन शायद से ये
इतनी भी ज्यादा सरप्राइज बात नहीं होगी उसके लिए। लेकिन रायजुन को देखते उसने वूरी को देख लिया था, इसलिए उसका कान रेड हो गया था और वो सोचने लगता है कि मुझे फिर से सब ठीक से दिखाई देने लगा। मुझे खुद की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि मुझे सुनाई नहीं देती। मुझे पूरा स्टेज एकदम क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा था। उस स्टेज पर सिर्फ मॉम नहीं थी, वहाँ पर कोई और भी था जो कि मुझे देखने के लिए आया था। फिर सियोनवू को देखते हैं जो रायजुन को इस तरह से डांस करता देख बहुत हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ उसकी मॉम को देखते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा चिढ़ मच रही थी और रायजुन सोचने लगता है मेरी सबसे पुरानी याद मेरे दिमाग में वापस आई। फिर छोटे रायजुन को देखते हैं जो कि बैठा खाना खा रहा था। तभी वो उस खाने को उठाकर दूर फेंक देता है और उसकी मॉम कहने लगती है तुम भी बस एक और लीच हो, तुम मेरे पेट में आ गए और मेरे अंदर से सब कुछ चूस लिया, फिर तुम मेरे पेट से बाहर निकले और जो चाहा खाया, गधे के बच्चे। और रायजुन सोचने लगता है कि उस वक्त मुझे समझ नहीं आया था उनके कहने का क्या मतलब है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मैं ऐसा बच्चा था जिन्हें वो नहीं चाहती थी। और जब मुझे एहसास हुआ था तो मुझे अपने माँ की प्यार की लालच होने लगी। हर दिन हर रात उनके आसपास बस शराब की बोतलें पड़ी रहती थी, बड़बड़ाती रहती थी कि मैं डांस छोड़ना नहीं चाहती थी, मैं कभी ये नहीं चाहती थी, अब मैं क्या करूं, मुझे लोगों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, मैं अभी भी स्टेज पर डांस कर रही हूँ। और रायजुन सोचने लगता मेरी माँ जब बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती थी तो वो ऊपर देखकर कुछ बड़बड़ाने लगती थी, मुंह पर ये बातें रहती थी क्या मैं मर जाऊं, क्या उसे मार डालूं। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती थी। मैं अपनी माँ को थामना चाहता था जो कि एक अलग ही दुनिया में चली गई थी। जब मैं उन्हें गले लगाता था तो उनके अंदर से शराब की बदबू आती थी और इतनी कमजोर होने के बावजूद भी वो धीमे धीमे मुझे सहलाने लगती थी। और शायद से यही एहसास था जो मैं कभी खोना नहीं चाहता था। मैंने अपनी बॉडी का सहारा लिया ताकि मॉम मेरी तरफ देखने लगे और जब मैंने अपनी मॉम की अटेंशन पा ली तो उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। उन्होंने मुझसे डांस करने के लिए कहा और ऐसे चेहरे बनाती थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। और मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश था कि मैंने अपनी माँ को बचा लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका नतीजा ये निकलेगा। फिर से अपनी माँ को बचाना चाहता था, इसलिए मैंने फैसला करा कि मैं डांस छोड़ दूंगा। सियोनवू सोचने लगता है इतने महीनों बाद कोरियोग्राफी, म्यूजिक और कॉस्ट्यूम परफेक्शन करने के बाद आखिरकार ये क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया है। रायजुन सोच रहा था कि मुझे लगा था डांस नहीं करूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे लगा था अगर मेरी बॉडी टूट भी जाएगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं हर चीज से गिव अप करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। तभी वो इमेजिन करने लगता वूरी उससे कह रही थी अगर तुम सच में डांस छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, लेकिन अगर इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं है, सिर्फ तुम परिस्थितियों के कारण छोड़ना चाहते हो तो ऐसा मत करो। रायजुन अगर तुम डांस छोड़ना चाहते हो तो डांस छोड़ने के बाद तुम क्या करोगे। रायजुन डांस मत छोड़ना, इससे तुम्हारा बदला पूरा नहीं होगा। स्टेज के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस सबको दिखा दो कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है सब कुछ एक्सप्रेस कर दो। और रायजुन सोचने लगता है माँ को बचाना और उन्हें जाने देना ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये शब्द सुनाई दे रहे हैं कि मुझे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का हक है। सियोनवू सोच रहा था जो वो स्टेप कर रहा है, जो करने की कोशिश कर रहा है, वो सब कुछ उलझा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उसके डांस में अभी भी जीवन शक्ति का एहसास बाकी है। ऐसा डांस जो सबकी नजरें खींच रहा हो, वो बताने की कोशिश कर रहा हो कि वो अभी भी जिंदा है। और वो यही चीज है जो कि मैं कब से देखना चाहता था। रायजुन और वूरी को देखते हैं जो सोच रही थी मुझे पूरी तरह से ये बात समझ नहीं आ रही, डांस मूव से क्या वो एक्सप्रेस कर रहा है या परफॉर्मेंस कैसी है, लेकिन उसकी आंखों में अलग चमक और उसके अंदर एक अलग ताकत नजर आ रही है। और ये देखकर मेरी उंगलियों में अलग सी झंझनाहट हो रही है। और रायजुन सोचने लगता है फाइनली मैंने अपनी ट्रू फीलिंग को फेस कर लिया है। अगर मैं वक्त में वापस भी चला जाऊंगा तब भी मैं डांस को चूज करूंगा। अगर दोबारा से मुझे इस रास्ते पर चलना पड़े तब भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। अभी कोई लेडी आकर सियोनवू से कहती है कि सियोनवू ग्रैंड प्राइज तुम्ही को मिलेगा। समझ नहीं आ रहा कि रायजुन से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। तभी सियोनवू जाते हुए कहता है कि मैं प्रैक्टिस रूम जा रहा हूँ मैम। वो लेडी कहती है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम आज के स्टार हो, कम से कम तुम्हें अवार्ड सेरेमनी में तो आना ही पड़ेगा। लेकिन सियोनवू के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी और वो सोच रहा था मुझे जल्दी करनी होगी। दूसरी तरफ रायजुन को देखते हैं जिसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो सोचता है मैं डांस करना चाहता हूँ। और ये देखकर वूरी की आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। वो वूरी की तरफ देखने लगता है। वूरी बहुत ज्यादा खुश लग रही थी और रायजुन सोचने लगता है कि पहली बार मैंने डांस खत्म होने के बाद अपनी मॉम की तरफ नहीं देखा, बल्कि मेरी नजरें
सीधा उस इंसान की तरफ जा पड़ी। और इस वक्त कोई और मेरे लिए मायने नहीं रखता है। जज बातें करने लगते हैं, आखिरकार हम इस डांस को कैसे जज करें। वो जो बताना चाहता था वो मैसेज काफी अच्छा था, लेकिन अभी एक ओल्ड लेडी कहती है लाइफ एंड डेथ ऐसा लगता है कि एक नए जीवन का प्रतीक है। लगता है आखिरकार एक नया यूनिवर्स खुल चुका है। फिर रायजुन की मॉम को देखते हैं जो सोच रही थी कि लाइटें बंद हो चुकी हैं और रायजुन मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चला गया। तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए था। तुम मुझे पीछे छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? देखते हैं उसकी मॉम ने गुस्से से सीट के ऊपर इतना ज्यादा नाखून मारे थे कि उनके नाखून से खून निकलने लगा था। फिर जीहो को देखते हैं जो रायजुन के इस डांस को देखकर सोचती है ये वो रायजुन तो बिल्कुल भी नहीं था जिसको मैं जानती हूँ। आखिरकार ये इतना कैसे बदल गया। और फिर वूरी को देखते हैं जो सोच रही थी परफॉर्मेंस खत्म हो गई है, लेकिन मेरी उंगलियों में अभी भी वो झंझनाहट हो रही है। क्या सब लोगों को ऐसा महसूस होता होगा? फिर वो पीछे मुड़कर देखती है जहाँ पर रायजुन की मॉम बैठी थी, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं थी। वूरी सोचने लगती है कि रायजुन की मॉम कहाँ पर चली गई। परफॉर्मेंस शुरू हुआ था तो वो यहीं पर बैठी थी, लेकिन अब कहाँ पर गई? मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। मैं चुपचाप यहाँ पर बैठ नहीं सकती हूँ। वो बाहर आती है, तभी उसे स्योकजुन नजर आता है। वूरी कहती है स्योकजुन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी मॉम कहाँ पर है? स्योकजुन गली की तरफ इशारा कर कर कहता है कि वो इस वक्त रायजुन के साथ में है। रायजुन की मॉम को देखते हैं जो रायजुन से कह रही थी तुमने कंपटीशन में हिस्सा क्यों लिया? तुमने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम मेरी पीठ में छुरा भोग पाओ। तुम तब से ये प्लान कर रहे थे। क्या तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हो? तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम मुझसे बदला ले रहे हो। रायजुन सोचने लगता है कि ये बातें मैं कई बार सुन चुका हूँ। ये मॉम की वही बातें हैं जो कि मुझे अभी तक फंसाई हुई थी। फिर वो रायजुन के मारने जा रही थी, लेकिन तभी वूरी बीच में आ जाती है और कहती है रुक जाइए। लेकिन बीच में आने की वजह से रायजुन की मॉम का हाथ वूरी के पड़ने जा रहा था। फिर जिमिन को देखते हैं जो हानबिन से कह रही थी आजकल जीहो काफी अजीब बर्ताव कर रही है। जो चीजें वो नहीं खाती है उन्हें घर लेकर आती है, उसके बाद फेंक देती है। पहले मैंने सोचा कि कहीं ये कोई गिफ्ट तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो शुरू से ही गिफ्ट लेने से मना कर देती क्योंकि वो ऐसी इंसान नहीं है। हानबिन कहता है अच्छा ऐसी बात थी। जिमिन कहती है मैंने तुमसे कहा था, कुछ ज्यादा सीरियस नहीं था। हानबिन सोचने लगता है ये अभी भी अपनी फैमिली की बहुत परवाह करती है और मुझे लगता है यही ऐसी बातें हैं जो हम एक दूसरे के बारे में समझ नहीं पाए। हमारा फैमिली वाला वो शब्द उसमें तुमने कभी मुझे और मेरी मॉम को शामिल नहीं करा। फिर वो याद करता है कि जिमिन ने कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी मॉम की देखभाल करने वाली कोई केयर टेकर नहीं हूँ। फिर वो जिमिन से कहता है तो बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ? कहती है मैं चाहती हूँ तुम उस पर नजर रखो कि कहीं उसे बुली तो नहीं करा जा रहा। मैं एक गार्डियन होने के नाते एक टीचर से ये बात कह रही हूँ। और हानबिन सोचने लगता है तो तुम स्कूल बस इतना कहने के लिए आई थी? शायद से हमें कभी एक दूसरे से किया हुआ वादा तोड़ना ही नहीं चाहिए था। मिन कहती है कि मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे जीहो की परफॉर्मेंस देखनी है। हानबिन कहता है कि तुम कार लेकर नहीं आई हो ना, मैंने पार्किंग में देखा था। अगर तुम टैक्सी से जाने वाली हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कार से छोड़ देता हूँ। जिमिन कहती है लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ? हानबिन कहता है कि इसके पीछे कोई और मतलब नहीं है, ये बस तुम्हारे काम आएगा और प्लस इससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा। दूसरी तरफ रायजुन को देखते हैं जिसने वूरी के हाथ पड़ने से पहले अपनी मॉम का हाथ रोक लिया था। फिर वो अपनी मॉम से कहता आपको कभी डांस छोड़ना ही नहीं चाहिए था। नहीं, असल बात तो ये है कि आपको कभी मुझे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वूरी कहती है कि मैम रायजुन हमेशा आपके बारे में ही सोचता रहता है। लेकिन उसकी मॉम वहाँ से जाने लगती है और रायजुन से कहती है कि मैंने तुमसे कह दिया है अब कार में आ जाना। फिर वो वूरी से कहती है एक्सक्यूज मी, मुझे ये बताओ कि तुम आखिर हो कौन? वूरी बताने जा रही थी लेकिन तभी रायजुन उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि मॉम मैं घर वापस नहीं आऊंगा और मुझे कांटेक्ट नहीं करिएगा क्योंकि मैं जवाब नहीं दूंगा और इसके अलावा मैं डांस करना जारी रखूंगा। ये सब सुनने के बाद उसकी मॉम स्योकजुन को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी वूरी रायजुन को दूर करके कहती है तुमने आखिर ऐसा क्यों करा? रायजुन कहता है क्या तुम सच में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में बताने जा रही थी कि तुम जानती हो कि आखिर इसके नतीजे क्या निकल सकते हैं? वूरी कहती है क्यों नहीं, मैं एक टीचर हूँ, ये मेरा काम है अपने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करना और अगर मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है तो मुझे बोलना भी पड़ेगा। रायजुन कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें क्या नतीजे झेलने पड़ सकते हैं? वूरी कहती है इस वक्त मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले मुझे अपना चेहरा देखने दो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और रायजुन सोचने लगता है कि जैसा कि तुम देख सकती हो मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया लेकिन मैंने उन्हें ओवर पावर कर दिया जो कि बहुत भयानक था। मेरी माँ
हमेशा मेरे साथ ऐसा करती थी, लेकिन मैंने कभी उनके सामने खड़े होने के बारे में सोचा नहीं, मैं बस सहता रहा। फिर वो वूरी से कहता है कि मुझे लगता है मेरे डांस का कोई भी फायदा नहीं था। वूरी कहती है तुम क्या कह रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी माँ कैसा महसूस करती है। तुमने जो परफॉर्मेंस करी है वो काफी होना चाहिए, क्योंकि वो परफॉर्मेंस काफी शानदार थी, इसलिए कभी भी दोबारा ऐसा कहने के बारे में सोचना भी मत। मैं जानती हूँ कि तुम उन्हें हर्ट करना चाहते हो, लेकिन इनकार करने से सिर्फ अंत में तुम्ही को तकलीफ होगी। रायजुन सोचने लगता है पहले ही इतना टूट फूट जाने के बाद मुझे लगा था स्क्रैच से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो वूरी से कहता है कि मुझे बहुत तकलीफ हुई, और रायजुन सोचने लगता है मुझे तुम्हारी आंखों में ये लुक पसंद है जब तुम्हें मेरी फिक्र होती है, और तुम्हारा ये जेंटल टच ये मुझे कंप्लेन करने पर मजबूर कर देता है, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए क्यों ना हो। फिर वो वूरी से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि अब मुझे बेहतर महसूस हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर जिमिन और हानबिन को देखते हैं, वो लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके थे। जिमिन कहती है कहीं हमें देर तो नहीं हो गई। हानबिन कहता है क्यों ना हम उस लेडी से पूछ ले, और हानबिन इस वक्त वूरी की तरफ इशारा कर रहा था जो कि गली में खड़ी हुई थी, लेकिन फिर वो वहीं पर चौंक कर खड़ा हो जाता है, शायद से वो समझ गया हो कि वहाँ पर वूरी है। फिर वूरी को देखते हैं जिसे लगता है रायजुन ऐसे ही कह रहा है, इसलिए वो भी कहती है हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ रायजुन। लेकिन तभी वूरी को कुछ एहसास हो जाता है, रायजुन उसके हाथ पर किस करने लगता है, लेकिन तभी वूरी अपना हाथ झटक कर छुड़ा लेती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो रायजुन, मजाक करना बंद करो। वो सोचने लगती है क्या ये सीरियस है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो उसकी टीचर हूँ। मैं इतना ज्यादा चौंक गई हूँ कि मेरा माइंड ब्लैंक हो चुका है। फिर वो रायजुन से कहती है कि रुको, तुम्हारी तो पहले से गर्लफ्रेंड है तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। रायजुन कहता है कि मैंने पहले क्या कभी ऐसा कहा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। फिर अगली सुबह का सीन देखते हैं, वूरी छुपते छुपाते स्कूल आती है और सोचती है कि वो यहाँ पर नहीं है, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं रायजुन से टकरा ना जाऊं। मुझे लगा था उस वक्त अगर मैं गर्लफ्रेंड की बात कर दूंगी तो वो समझ जाएगा, लेकिन ऐसा कहने की वजह से चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। फिर पहले का सीन देखते हैं, रायजुन कहता है अगर तुम जीहो की बात कर रही हो तो वो मेरी बस एक दोस्त है, और अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मैं तुमसे ऐसी बातें नहीं कहता। और प्रेजेंट में वूरी सोचने लगती है ऐसा लगता है कि वो सच कह रहा था। आजकल के लड़कों को समझना तो काफी मुश्किल है, उन दोनों को देखकर ऐसा तो नहीं लगता था कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं, और अब तुम उसे सिर्फ एक दोस्त कह रहे हो। तभी इत्तेफाक से उसे सामने रायजुन नजर आ जाता है, वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। वूरी को लगता है वो उसकी तरफ आएगा, लेकिन रायजुन वहाँ से चला जाता है। वूरी सोचती है ये क्या था, उसका तो एटीट्यूड पहले से एकदम बदल गया। फिर से पहले का सीन देखते हैं, रायजुन कहता है तुम्हारा चेहरा तो देखो, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही शौक हो गई। मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस इतना कहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा किसी और के ऊपर क्रश है। तुम जो चाहो कर सकती हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। और वूरी सोचने लगती है उसने कहा कि वो पूरी कोशिश करेगा, आखिर वो किस तरह की बकवास थी। वो सच में मुझे परेशान कर रहा था, कहीं वो मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा था। किसी से ये कहना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ये ऐसी बात नहीं है जो कि तुम कैजुअली कह दो। मुझे लगता है मैं बेवकूफ हूँ, मुझे हानबिन सीनियर की एडवाइस को मान लेना चाहिए था। फिर वो ऑफिस में आती है और सामने देखकर सोचती है कि वाइस प्रिंसिपल यहाँ पर क्या कर रही हैं। प्रिंसिपल कहती है मिस बैंक तुम आ गई, मैंने सुना कि तुम वीकेंड में परफॉर्मेंस देखने के लिए गई थी। वूरी कहती है लेकिन आपको कैसे पता चला। प्रिंसिपल कहती है रायजुन की माँ ने कॉल किया था, उन्होंने कहा था कि रायजुन का अच्छे से ख्याल रखना है। और वूरी सोचने लगती है मैं जानती थी उनके लिए किसी चीज के बारे में पता लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उनका ये कहने का क्या मतलब था कि रायजुन का अच्छे से ख्याल रखना। प्रिंसिपल कहती हैं कि मिस बैंक आपने एक बहुत अच्छा काम किया, और सब लोग उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। प्रिंसिपल कहती हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फुल टाइम टीचर बन जाओगी। वूरी सोचने लगती है ऐसी बात नहीं है, मैंने ये सब कुछ इसलिए नहीं करा था क्योंकि मुझे बदले में कुछ चाहिए था। ऐसा लगता है चीजें उससे एकदम उल्टी जा रही हैं जो कि मैंने सोचा था। और हानबिन सोच रहा था इसका मतलब उस दिन जो मैंने देखा था वो गलत नहीं था, उस थिएटर में आने का मेरा कोई कारण नहीं था, इसलिए मैं बस वहाँ से गुजर कर चला गया। लेकिन हमारा प्लान कैंसिल होने के बाद तुम रायजुन के पास चली गई, लेकिन क्यों। फिर वूरी को देखते हैं जो घर जा रही थी। तभी हानबिन कहता है तुम घर जा रही हो, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वूरी कहती है कोई बात नहीं, मैं बस ले लूंगी और मैं हमेशा आप पर निर्भर तो नहीं हो सकती। हानबिन कहता है कि कोई बात नहीं, बस मना मत करो क्योंकि तुम काफी थकी हुई लग रही हो। वूरी सोचती है शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं सुबह से सिर्फ रायजुन के बारे में सोच रही थी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता मैं जितना भी इस बारे में सोच लूं, लेकिन रायजुन इतना बड़ा मजाक तो नहीं करेगा, आखिरकार वो क्या सोच रहा है। हानबिन कहता है जल्दी करो अंदर आ जाओ, इसलिए वूरी उसके साथ जाने के लिए
फाइनली मान जाती है और वूरी सोचती है जब भी मेरा दिमाग उथल पुथल होता है तो मैं हानबिन सीनियर के ऊपर निर्भर हो जाती हूँ। मुझे पता है मुझे इतनी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आसानी से काइंडनेस में आ जाती हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ हानबिन सीनियर ने उस दिन हमारी मीटिंग को क्यों कैंसिल करा होगा। अगर मैं उनसे डायरेक्टली पूछूंगी तो क्या वो मुझे बताएंगे। तभी सीट बेल्ट लगाते हुए वूरी को एक लंबा सा बाल नजर आता है और इस बाल को देखकर वूरी को बस एक ही इंसान का ख्याल आता है, जिमिन का। और वूरी सोचने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं सीनियर को बता चुकी हूँ मैं कैसा महसूस करती हूँ, तो फिर अभी ही क्यों।